कल हमने पढ़ लिया था चिरेटिंग एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टाइप्स तक। तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिवाइड किया था, इनकी टाइप्स डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सॉल्वेंट यूज। तो चिरेटिंग एक्सट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें सेकंड सॉल्वेंट जो हम कोई चिरेट यूज करते हैं, मसलन LiX63, LiX65, KLX100, उसको हम कहते हैं चिरेटिंग एक्सट्रैक्शन। पर एक्सट्रैक्शन का मैं आपको एक बार दोबारा मैकेनिज्म बता देता हूँ। एक्सट्रैक्शन का मैकेनिज्म ये था कि हम पहले जिस सॉल्वेंट के अंदर हमारा सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा था उस सोल्यूशन को एक फ्लास्क के अंदर ले लेते हैं और उसके ऊपर हम डालते हैं सेकंड सॉल्वेंट। जब हम उसको सेकंड सॉल्वेंट जो डालते हैं उसको क्या होना चाहिए, एक तो वो होना चाहिए इमिसिबल होना चाहिए, सेकंड उसमें जो सोल्यूट है ज्यादा कंसंट्रेशन में हल होना चाहिए, और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी वो थी कि उसको रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाना चाहिए। तो इससे जब हम सेकंड सॉल्वेंट डालते हैं, जो सोल्यूट है वो मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट दोनों के होते हैं आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, और जो सोल्यूट होता है पहले सॉल्वेंट से सेकंड सॉल्वेंट में हल हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड सॉल्वेंट को सोल्यूट के साथ बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि वो वोलेटाइल होता है, और जो हमारा सोल्यूट हो जाता है वो सेपरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। टेडी, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता क्या है, a solute S will distribute itself between two phases after shaking and allowing the phases to separate, and within limits the ratio of the concentration of the solute in two phases will be constant। अब देखिए जो solute होता है वो खुद को जब हम solute सेपरेट कर देते हैं solvent एक्सट्रैक्शन के दरमियान, तो वो दो फेजेस में खुद को सेपरेट कर लेता है। जब हम सेपरेट करते हैं विद इन लिमिट एक खास मिकदार के अंदर वो खुद को हल कर मतलब दोनों सॉल्वेंट के अंदर सेपरेट कर लेता है। और ये जो सेपरेशन होती है इसकी एफिनिटी इसकी सोलबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जिस सॉल्वेंट के अंदर ये ज्यादा सोल्यूबल होता है उसके अंदर इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन डिसॉल्व हो जाती है, ज्यादा सेपरेट हो जाती है, और जिसमें ये कम डिसॉल्व होता है उसमें इसकी कम कंसंट्रेशन होती है। तो इसका जो फॉर्मूला ये है केडी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो ये इसके बराबर होता है S1 ओवर S2, where Kd is the distribution coefficient and the separates represent solvent 1, example an organic solvent, and the solvent 2, example water. If the distribution coefficient is larger than the solute will tend to quantitatively percent in solvent 1। तो यहाँ पर जो solvent 1 है वो organic solvent को कहा गया है। हम जो पीछे पढ़े थे हमने जो solvent 2 था organic solvent को नाम दिया था, और जो solvent 1 था हमने वाटर को नाम दिया था। तो जब फार्मूला में बताया गया है S1 जो है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट, बस नाम ही चेंज किया गया है, ऑर्गेनिक सोलवेंट को पहले रख दिया गया और वाटर को बाद में रख दिया है। तो अब जो सोल्यूट होता है वो हमेशा मतलब काफी टाइम जो होता है मतलब मैंने टाइम वो सेपरेट होता है वाटर से ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट उतना ही ज्यादा बड़ा होगा जितनी सोल्यूट की मिकदार ऑर्गेनिक सोलवेंट में ज्यादा होगी और इक्वल सोल्यूशन में कम होगी। मतलब जो सोलवेंट 1 है उसके अंदर जितनी सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो उतना ज्यादा होगा, और वो सेपरेट होगा उतना ही ज्यादा सेपरेट होगा सोलवेंट 1 के अंदर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बड़ा होगा तो इसका मतलब है जो हमारा सोल्यूट है वो सेपरेट हो रहा होगा S1 में। आप इस फार्मूले को चेंज भी कर सकते हो, मतलब किसी यहाँ पर वाटर को S1 का भी नाम दे सकते हो और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को S2 का नाम दे सकते हो। तो बस ये फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो ऊपर होगा उसके अंदर अगर जितना डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट लार्ज होगा तो जो ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट होगा उसमें जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वहीं पे ज्यादा सेपरेट हो रही होगी। नेक्स्ट देते हैं solute distribute itself between two immiscible solvents according to distribution coefficient। आज हमारा solute है वो खुद को सेपरेट कर रहा है दो immiscible फेज के दरमियान। immiscible solvent को मैंने आपको बता दिया है कि immiscible solvent ऐसे होते हैं जो खुद एक दूसरे के साथ हल नहीं होते, जो खुद एक दूसरे के साथ होमोजीनस मिक्सचर नहीं बनाते। तो जो हमारा solute होता है वो खुद को इन दोनों के दरमियान सेपरेट कर लेता है। तो ये A इक्वल्स होता है ये A
ऑर्गेनिक के बराबर होता है तकरीबन। और के डी जो आता है ए ऑर्गेनिक और के इक्वस के बराबर आ जाता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये इक्वस सॉल्वेंट है। द रेशियो इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट केडी आर द पार्टीशन कोएफिशिएंट। इन दोनों की जो रेशियो होती है इसको हम डिस मतलब ऑर्गेनिक फेज के अंदर जितनी सॉल्यूट की मिकदार है और इतनी इक्वस फेज के ऊपर सॉल्यूट की मिकदार है। मतलब ऑर्गेनिक और इक्वस फेज में ये सॉल्यूट की मिकदार है, इन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट। At certain temperature, the ratio of the concentration of a solute in each solvent is always constant. अगर खास टेम्परेचर आता है इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की दोनों सॉल्वेंट के अंदर सेम हो जाती हैं। नॉर्मली कंपाउंड ऑन इंटरेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू ऑर्गेनिक। मतलब जो नॉर्मल होता है वहां पर जो हमारा कंपाउंड होता है जो हम एक्सट्रैक्शन पीछे मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो वो देखे पार्ट 1 इसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। तो उसमें मैंने यही बताया कि हम नॉर्मली जो वो होता है हमारा सोल्यूट होता है वो इक्वस से ऑर्गेनिक फेज में सेपरेट कर रहता है। मतलब वो हमारे पास वाटर में हल हो जाता है, उसको हम वाटर से निकाल कर ऑर्गेनिक फेज के जरिए उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। Most organic compounds are more soluble in organic solvent, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट पोलर हमने वो लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल पढ़ा है। तो पोलर ये जो होते हैं पोलर पोलर के अंदर आता है, नॉन पोलर के अंदर। इस तरह जो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, वाइल सम ऑर्गेनिक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जो वाटर के अंदर भी डिसॉल्व हो जाते हैं। Many substances are partially ionized in the aqueous layer as weak acids. अब कुछ सब्सटेंस काफी ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं वो हाफ आयोनाइज होते हैं इक्वस लेयर के अंदर, क्योंकि वो वीक एसिड्स होते हैं। अब जो वीक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं इक्वस लेयर के अंदर मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते, मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो इक्वस लेयर के अंदर मुकम्मल तौर पर खुद को आयोनाइज नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। एक्सट्रैक्शन नो बिकम डिपेंडेंट ऑन द पीएच। और जब ऐसा मतलब हालात आते हैं जब सब्सटेंस मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं हो रहे होते, तो तब जो एक्सट्रैक्शन होते हैं कंप्लीटली पीएच डिपेंडेंट बन जाती है। तब जो हमें एक्सट्रैक्शन कैरी आउट करनी पड़ती है पीएच की बेस पे करनी पड़ती है। The extraction of benzoic acid from an aqueous solution into ether। अब हमने बेंजोइक एसिड को निकालना है इक्वस सॉल्यूशन से वाटर से ईथर के अंदर निकालना है। अब जो बेंजोइक एसिड है वो तो एक वीक एसिड है within matter with a particular ionic constant, क्योंकि वो खुद को मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं कर रहा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है इस तरह होगा HBZE, मतलब ईथर के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ओवर HBZA। ऊपर हमने रखना है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इसकी कंसंट्रेशन होगी हमारे सोल्यूट की। यहाँ पर हमारे पास बेंजोइक एसिड एक हमारा इंटरेस्ट का कंपाउंड है, सोल्यूट समझ लें ये है, और उसके नीचे जो है हमारे पास इक्वस में जो उसकी कंसंट्रेशन होगी उसको डिवाइड कर देंगे। ई जो है वो ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वो इक्वस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पार्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड इन द इक्वस लेवल एग्जिस्ट है BZ नेगेटिव आएंगे तो एग्जिस्ट करता है, दैट डज नॉट ट्रांसफर इनटू ईथर, ये ईथर के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ के आपने पहले पढ़ चुका होगा, ये होता है एसिड्स का कांस्टेंट होता है। And on the pH are equals to, hence the quantitative separation will not be achieved when a significant friction exists as BZ negative। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास बेंजोइक एसिड था, वो हमारे पास वाटर के अंदर हल होगी, हम उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं। हम इसका मतलब उसकी जो बेंजोइक एसिड है वो वाटर से ईथर में ही निकलेगा ना, क्योंकि ईथर हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको हम सेपरेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फार्मूला लिखेंगे HBZ ओवर A, मतलब इसकी ईथर के अंदर इसकी कंसंट्रेशन और वाटर के अंदर कंसंट्रेशन। अब ईथर के अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा BZ पॉजिटिव आयंस होंगे, क्योंकि BZ नेगेटिव ईथर के अंदर हल नहीं होंगे। तो ये वाटर के अंदर
अंदर ही रहेंगे। तो जब ये वाटर के अंदर रहेंगे तो यहाँ से सेपरेट होकर वहां पर आ ही नहीं सकेंगे। तो इस वजह से जो बेंजोइक एसिड अगर कभी आपसे वाटर के अंदर हल हो जाता है तो आपसे वही सेम क्वांटिटी, वो कंसंट्रेशन, वही आपको ईथर के जरिए आप इसको एक्सट्रैक्शन नहीं कैरी करेंगे, क्योंकि आप जो एक्सट्रैक्शन है वो सही तौर पर कैरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो 20 जेड नेगेटिव आयंस होते हैं वो वाटर से मूव करके ईथर में जाते ही नहीं। तो इसकी मैं आपको ये बात बता देता हूँ, जो हमारे पास ये 20 जेड नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयन होता है बेंजोइक एसिड का, ये क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होते हैं ईथर की निस्बत। तो इस वजह से हमारा जो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन होती है, ये सिग्निफिकेंट हमारे पास एक्सट्रैक्शन होती है, वो अचीव नहीं हो पाती। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट फिर हम देखेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन dilute solution KD is independent of concentration। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है उसकी वो कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। KD pertain to a single species, each species has its own KD। और जो हमारा KD होता है वो सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज के रिलेटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और हर स्पीशीज का अलग से डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है। Does not include products of side reaction dissociated of dimerized species। इनमें कोई जो साइड रिएक्शंस और होते हैं उनके कोई भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, शामिल नहीं होते हैं, या कोई डिसोसिएटेड या डिमराइज्ड स्पीशीज उनके भी प्रोडक्ट्स इसमें हल नहीं होते। Consider the distribution of benzoic acid between benzene and water। इन दोनों की बेंजोइक एसिड की बेंजीन और वाटर के दरमियान फिर वही आ जाता है जो ईथर और वाटर के दरमियान बेंजोइक एसिड की सेपरेशन आ रही थी। तो यहाँ पर भी यही सीन होता है कि इनके डिमर्स बन जाते हैं, और जब डिमर्स बन जाते हैं तो इनकी एक्सट्रैक्शन कैरी आउट नहीं हो सकती। ये देखें, ये वाटर के दरमियान और बेंजोइक एसिड के दरमियान इसकी सेपरेशन, वाटर के दरमियान और बेंजीन के दरमियान, ये बेंजीन है और वाटर, एकदम ये बेंजोइक एसिड की सेपरेशन होती है जब, तो जब बेंजोइक एसिड की सेपरेशन होती है तो ये डिमर्स बना देता है। जब डिमर्स बन जाते हैं तो ये सेपरेट नहीं हो पाते। तो ये केडी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, वो इनको इंक्लूड नहीं करता अपने रिएक्शन, इनके जो रिएक्शन होते हैं इनको शामिल ही नहीं करता अपने अंदर। इफेक्ट्स ऑफ पीएच ऑन एक्सट्रैक्शन। अब हम पीएच का इफेक्ट देखेंगे एक्सट्रैक्शन के ऊपर। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूलेस आप पहले इनसे अवेयर होंगे, ये बीटा नेफ्थोल का है, ये बेंजोइक एसिड का है। अगर हमारे पास पीएच 2 से कम है तो जो हमारे पास दोनों कंपाउंड होंगे, दोनों सॉल्वेंट होंगे, नॉन आयोनिक होंगे, और दोनों जो होंगे ट्रांसफर होंगे बेंजीन के अंदर। अगर हमारे पास पीएच है 2 से कम तो हमारे पास दोनों क्या होंगे, नॉन आयोनिक होंगे, यानी कि सॉल्वेंट और जो सोल्यूट हमारे पास होगा वो दोनों नॉन आयोनिक होंगे, और दोनों ट्रांसफर होंगे। जो सेकंड सॉल्वेंट होगा उसके अंदर बेंजीन डालना, सेकंड सॉल्वेंट एज अ बेंजीन डालना पड़ेगा। अब हमारे पास सॉरी, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एक्सट्रैक्शन हम सिर्फ बीटा नेफ्थोल और बेंजोइक एसिड की देख रहे हैं। तो अगर हमारे पास बीटा नेफ्थोल या बेंजोइक एसिड सोल्यूट है और पीएच हमारे पास 2 से कम है तो ये दोनों नॉन आयोनिक होंगे। जब वाटर के अंदर हल होंगे तो इन दोनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा बेंजीन के अंदर। अगर हमारे पास पीएच ज्यादा है, बीटा नेफ्थोल है, बेंजोइक एसिड दोबारा है, तो जो बेंजोइक एसिड हमारे पास होगा वो डी प्रोटीनेट हो जाएगा, ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा और वाटर के अंदर ही रहेगा इसका नेगेटिव आयन। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो बी साइड नेगेटिव है बेंजीन का नेगेटिव पार्ट होता है वो वाटर के अंदर ही रहता है, वो बेंजीन में ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन बीटा नेफ्थोल जो है 5 के ऊपर जब पीएच होगी स्टिल मतलब ये तब भी बेंजीन के अंदर मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो रहा होगा, जा रहा होगा। लेकिन जब पीएच 11 तक हो जाएगी तो ये दोनों डिसोसिएट होंगे और वाटर के अंदर ही रहेंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह पीएच इंक्रीज हो रही है, इनकी जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज हो रही है और दोनों ही मूव नहीं करके जा रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं। तो ये पीएच का इफेक्ट होता है, डिफरेंट कंपाउंड के ऊपर डिफरेंट होता है।
It is more meaningful to describe a different type the distribution ratio. ये हम पहले देख चुके हैं. With the ratio as the concentration of R species are distributed in each phase, it is given by ये distribution ratio का formula HBZE HBZA plus BZE negative A. अब इसका क्या मतलब है, हमने बेंजोइक एसिड को वाटर से सेपरेट करना था ईथर के अंदर, तो उसी की हमने डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ले ली है. आप किसी भी कंपाउंड को सेपरेट कर रहे हैं तो उसके लिहाज से आप उसकी रेशियो ले लेंगे. मतलब हमने उसको वाटर से ईथर में सेपरेट करना था, तो हमने क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे HBZE, उसकी ईथर के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन, बेंजोइक एसिड कंसंट्रेशन, उसके बाद ओवर बेंजोइक एसिड की वाटर के अंदर कंसंट्रेशन और प्लस BZ नेगेटिव, और वाटर के अंदर जो BZ इसका बेंजोइक एसिड के नेगेटिव पार्ट्स हैं प्लस वो आ जाएंगे. तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का फार्मूला आ जाएगा. उसके बाद compound belonging to the following solubility classes can be converted to their water soluble salt form. जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, ये अपनी वाटर soluble salt फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स इंक्लूड कार्बोक्सिलिक एसिड, मॉडरेटली वीक ऑर्गेनिक एसिड एंड फिनोल्स वीक ऑर्गेनिक एसिड्स. और बेसिस जो होती हैं वो सारी अमाइंस होती हैं. ये जो कंपाउंड होते हैं इनको वाटर सोल्यूबल साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. मेटल आयन एक्सट्रैक्शन, ये भी एक्सट्रैक्शन की एक टाइप ही है. तो इसमें क्या होता है, must create a neutral hydrophobic complex to extract into an organic phase. ये क्या प्रोड्यूस करती है, मेटल आयन एक्सट्रैक्शन के अंदर जब हम सेकंड सोल्यूट को सेकंड सॉल्वेंट को हल करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाती है और हाइड्रोफोबिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाती है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, और जो उसमें कंपाउंड होता है उसको ऑर्गेनिक फेज के दौरान वापस हाथ से कर दिया जाता है. उसके बाद हम उसमें यूज करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स. मतलब कौन सा चिलेटिंग एजेंट? 8 हाइड्रोक्सी क्वाइनोलिन अक्साइन 8 क्वाइनोलिनोल यूज करते हैं. तो इसको मेटल आयन एक्सट्रैक्शन इस तरह हो जाती है. पहले जब हम उसके अंदर सेकंड सॉल्वेंट ऐड करते हैं या नहीं ऐड किया होता, इससे पहले ये न्यूट्रल हाइड्रोफोबिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है. जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसके बाद हम उसके अंदर जो सेकंड सॉल्वेंट है वो एज अ चिलेटिंग एजेंट यूज करेंगे. तो चिलेटिंग एजेंट कौन कौन से यूज करते हैं? मतलब 8 हाइड्रोक्सी क्वाइनोलिन या ऑक्साइड 8 क्वाइनोलिनोल, ये सब हम यूज कर सकते हैं. तो इसका आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा. पता क्या करना है जब ये वाटर के अंदर हाल होंगे, मसलन ऐसे कंपाउंड ये मेटल्स होती हैं, जब ये मेटल्स हाल हो जाती हैं तो ये प्रोड्यूस करती है मस्ट क्रिएट न्यूट्रल हाइड्रोफोबिक कंपाउंड. ऐसा कंपाउंड जो न्यूट्रल होता है और पानी में हाल नहीं होता, ये क्रिएट कर देती हैं. उसके बाद हम उसमें यूज करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स. चिलेटिंग एजेंट्स डालेंगे तो ये जो कंपाउंड्स होंगे वहां पर सेपरेट हो जाएंगे. Another important reason for solvent extraction of the metal ion is dithizone diphenyl thicarbazone. इसको भी हम यूज करते हैं मेटल आयन एक्सट्रैक्शंस के अंदर. Some salt form complexes ion pairs which can be extracted. उसके बाद जो कुछ साल्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं या आयन पेयर फॉर्म कर लेते हैं. मतलब ये देखें FeCl4 नेगेटिव H3O पॉजिटिव, तो इनको बाद में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. उसके बाद है इसकी टाइप लिक्विड एक्सट्रैक्शन. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय ट्रीटमेंट वेयर सॉल्वेंट इन वन और मोर ऑफ द डिजायर्ड कंपोनेंट इज प्रेफरेंशियली सोल्यूबल. इसमें कंपोनेंट को सेपरेट करना है, लिक्विड मिक्सचर को ऐसे सेपरेट करना है, एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ सेपरेट करना है जिसमें उसके एक या एक से ज्यादा जो कंपोनेंट्स हो वो सोल्यूबल हों. इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्शन में? इसमें प्रोसेसिंग ऑफ कोल तार लिक्विड्स, इनको सेपरेट करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन कैरी आउट करते हैं. It is essential that the liquid mixture feed and the solvent are at least partially if not completely immiscible.
उसके बाद it is essential that the liquid mixture feed and solvent are at least partially if not completely miscible। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो मिक्सचर होता है वो फीड करता है किसी न किसी हद तक। अगर जो हमारे सोलवेंट हैं वो कम्प्लीटली इमिसिबल नहीं है तो किसी न किसी हद तक आधे या और ऐसे भी कम किसी न किसी हद तक जरूर उसके अंदर जो है इमिसिबल होंगे। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फर्स्ट चलते फाइंड एप्लीकेशन इन सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड एनरिचमेंट। ये आपको पता है इसकी एप्लीकेशन सेपरेशन में है, प्यूरिफिकेशन में भी है, एनरिचमेंट में है। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्टर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसका जो एक इम्पोर्टेंट पहलू है वो यहाँ पर भी है, एक्सट्रैक्टिव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर भी है। तो एक्सट्रैक्टिव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये आपने देखो, ये हम नेक्स्ट यही चैप्टर स्टार्ट करना स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। तो इसके अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है, तो ये आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ये इस तरह से ये लाइट से रिलेटेड है। तो हमने जब कंपाउंड को सेपरेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेडिएशन, तो ये होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। The absorbance of colored metal complexes, particularly metal chelates extracted organophase, is measured। उसके बाद जो कलर कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी ऑब्जॉर्बेंस मेजर करने के लिए मसलन मेटल चिलेट्स जो होते हैं वो कलर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, उनके अंदर कलर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होते हैं, उनको ऑर्गेनिक फेज में सेपरेट करने के लिए भी हम इसकी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। आल्सो यूज टू कंसंट्रेट द मैटर को कंसंट्रेट करने का यूज करते हैं, सेपरेट फ्रॉम इंटरफेरेंसेस से सेपरेट करने का इस्तेमाल करते हैं, एंड डेवलप द ऑब्जर्विंग सिस्टम इन अ सिंगल स्टेप के अंदर। अगर हम एक स्टेप के अंदर ऑब्जर्विंग सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं तो उस वहां पर भी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एप्लीकेशन ही यूज करेंगे। उसके बाद है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम। तो सॉल्वेंट इसकी यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये एक बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इम्प्योर एसिडिक यूरेनाइल नाइट्रेट होता है उसको इस सेटअप यहाँ से गुजारते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हम इसको कर जो सैचुरेटेड ट्राइब्यूटाइल फास्फेट होता है उसकी यहाँ पर अलग से लेयर बन जाती है और बाकी नीचे लेयर बन जाती है। तो ये सैचुरेटेड ट्राइब्यूटाइल फास्फेट होता है मूव करके यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से मूव करता हुआ सेकंड में दाखिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लीन वाटर, साफ जो पानी होता है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब यहाँ पर वो वाटर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमारे पास जो प्योर यूरेनाइल नाइट्रेट सोल्यूशन होता है यहाँ पर मूव करके यहाँ पे आ जाता है और जो बाकी होता है इसको यहाँ से वापस भेज दिया जाता है। और फिर इस तरह से ये जो स्टेप होता है यहाँ से रैफिनेट को बाहर निकाल दिया जाता है और बाकी स्टेप उस तरह ही रिपीट होता रहता है। तो ये एक स्टेप बिल्कुल जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बायोडीजल की हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं। बस बाकी जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है, बस सेटअप थोड़ा आंख मुश्किल आएगा। ये आपने नहीं देखना, अभी आपने इतनी डिटेल में नहीं जानना, लेकिन हम बाद में आपको ये सब बताएंगे, बस आपने सिर्फ वही मैकेनिज्म याद रखना है। ये हम कह चुके हैं, बस आपने वही रेशियो याद करनी है। सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन क्या होती है, सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन होती है एक ही सोलवेंट, मतलब एक ही मिकदार में सोलवेंट को यूज करके एक या एक से ज्यादा, मतलब एक ही तरह के सोलवेंट एक ही कंसर्न मतलब 5-5 ml का हमने सोलवेंट यूज कर और सेम प्रोसीजर से एक्सट्रैक्शन कैरी आउट किए तो वो हमारे पास एक्सट्रैक्शन होगी, सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन होगी। मतलब उनके रिजल्ट कंपेयर करने के लिए ये जो हम देख सकते हैं एक्सट्रैक्टेंट where the same amount of solvent but divided into several smaller fraction is more efficient, usually do not more than 3 successive extraction। तो ये 3 से ज्यादा successive extractions नहीं होती।
तो यहीं तक था। मैं आपको लास्ट में फिर दोबारा से मैकेनिज्म बताऊंगा। मैकेनिज्म सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का ये था कि हमने फर्स्ट जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसमें आप फर्स्ट या सेकंड सॉल्वेंट आप किसी को भी नाम दे सकते हो। तो हमने नाम दिया था जो फर्स्ट सॉल्वेंट है उसके अंदर हमारे पास गलती से मतलब गलती से हमारे पास जो नेचुरली था वो हमारे से हल हो गया सोल्यूट। हम सोल्यूट को सेपरेट करना चाह रहे हैं, मतलब वही चीनी वाला मैं एग्जांपल है, पानी में आपसे चीनी हल हो गई तो आप उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सेकंड सॉल्वेंट लेंगे। जब सेकंड सॉल्वेंट आप उसमें ऐड करेंगे तो जो सेकंड सॉल्वेंट वो होना चाहिए, उसकी तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ उसको इमिसिबल होना चाहिए कि उसको फर्स्ट सॉल्वेंट जिसके अंदर आपको सोल्यूट डिजॉल्व हो उसके अंदर सेकंड सॉल्वेंट को हल नहीं होना चाहिए, उसके साथ होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाना चाहिए। दूसरा वो वोलेटाइल होना चाहिए, उसको इवेपोरेट कर देना चाहिए। और थर्ड जो उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि जो सोल्यूट आपका है वो फर्स्ट सॉल्वेंट के जो आप सेकंड उसमें ऐड कर रहे हैं उसमें ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए। तो जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे तो उसको शेक करेंगे तो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आपस में दोनों सॉल्वेंट इमिसिबल होंगे और जो सोल्यूट होगा वो फर्स्ट सॉल्वेंट के सेकंड में ज्यादा सोल्यूबल होगा, तो सोल्यूट जो होगा वो मूव करके ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा। और जैसे ही वो ऊपर आएगा तो आपने क्या करना है, सेकंड सॉल्वेंट और फर्स्ट सॉल्वेंट को अलग कर लेना है। उसके बाद क्योंकि आपका सेकंड सॉल्वेंट वोलेटाइल था तो आप उसको ओपन सरफेस के ऊपर रख देंगे और जैसे ही ओपन सरफेस के ऊपर रखेंगे क्योंकि वो वोलेटाइल है तो वो एवापोरेट कर जाएगा। जैसे एवापोरेट करेगा तो आपका जो सोल्यूट है वो सेपरेट हो जाएगा। तो बस यहीं तक था। कल हम स्पेक्ट्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई इम्प्रूवमेंट की नीड्स हो तो वो भी आप बता सकते हैं।